हेलो स्टूडेंट्स, मुख्य शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीखना या अधिगम की परिभाषाएं और सीखने के नियम। अच्छा, सीखने के जो नियम है वो किसके अनुसार? थार्नडाइक के अनुसार जानेंगे। और उसके बाद में सीखने के जो मुख्य नियम है उनकी पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। और इसके अलावा जो पावलोव जी है, जो उन्होंने सीखने के जो सिद्धांत बताए हैं उनके अनुसार भी हम इस वीडियो में मुख्य बातें जानेंगे, जो कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा भी सीटेट, एमपीटेट, रीट आदि एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आज का ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीखना या अधिगम की परिभाषाओं से। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा दी है वुडवर्थ के अनुसार। अच्छा, वुडवर्थ ने क्या बताया है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ ने दी है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। इसके बाद में अगली परिभाषा स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। दोस्तों, परीक्षा में परिभाषा भी पूछ ली जाती है और ये बता दिया जाता है कि ये परिभाषा किसने दी है। ठीक है, तो स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इसके बाद में जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। किसके कारण? व्यवहार के कारण। और किस में परिवर्तन? व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये परिभाषा दी है गिलफोर्ड ने। ठीक है, इसके बाद में काल्विन के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। पहले से निर्मित व्यवहार, यहाँ पर पूर्व में निर्मित व्यवहार में अनुभवों के द्वारा अगर कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसको अधिगम कहते हैं। ये काल्विन के अनुसार बताया गया है। इसके बाद में उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। किस में परिवर्तन आता है? सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में ये परिवर्तन बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार का हो सकता है। कैसा होता है? बाहरी भी हो सकता है और आंतरिक भी। अतः सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में स्थायी और अस्थायी परिवर्तन दिखाई देता है। अतः सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और प्रशिक्षण, यहाँ ध्यान रखना है आपको, सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन दिखाई देता है। अब हम जानेंगे सीखने के नियम। अच्छा, सीखने के जो नियम है, E.L. थार्नडाइक अमेरिका का प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुआ है जिसने सीखने के कुछ नियमों की खोज की, जिन्हें निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है। सीखने के जो नियम है थार्नडाइक ने बताए हैं, और ये थार्नडाइक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है सीखने के नियमों को। एक तो है मुख्य नियम, प्राइमरी लॉज, और दूसरा है गौण नियम, सेकेंडरी लॉज। मुख्य नियम के अंतर्गत आता है दोस्तों तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। अब अभ्यास के नियम के अंतर्गत उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम आता है, और एक है प्रभाव का नियम। ये तो मुख्य नियम है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो थार्नडाइक है उन्होंने गौण नियम भी दिए हैं जिनको सेकेंडरी लॉज बोला जाता है। ठीक है, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, ये गौण नियम है जो कि थार्नडाइक ने दिए हैं। आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। मुख्य नियम के अंतर्गत कौन कौन से नियम है? तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब प्रश्न ऐसे बनेगा कि तत्परता का नियम किसने दिया? तो आप बताएंगे थार्नडाइक ने दिया है। अभ्यास का नियम किसने दिया है? तो थार्नडाइक ने दिया है, जिसके अंतर्गत 2 नियम है, उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। प्रभाव का नियम किसने दिया है? तो आप याद रखेंगे थार्नडाइक ने दिया है। अब इसी प्रकार से जो गौण नियम है जो थार्नडाइक ने दिए हैं वो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। बहु अनुक्रिया का नियम किसने दिया है? मानसिक स्थिति का नियम किसने दिया है? आंशिक क्रिया का नियम किसने दिया है? समानता का नियम किसने दिया है? और साहचर्य परिवर्तन का नियम किसने दिया है? तो ये जो सारे नियम है थार्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मुख्य नियम की। मुख्य जो नियम है उनकी डिटेल। सीखने के मुख्य नियम 3 प्रकार के हैं जो इस प्रकार है। देखना, सबसे पहले तत्परता का नियम। अब जो तत्परता का जो नियम है वो इस प्रकार है, जिसे लॉ ऑफ रेडीनेस भी बोला जाता है। ठीक है,
इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है तो वह कार्य उसे आनंद देता है। तत्परता के नियम में आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है तो वह कार्य उसे आनंद देता है एवं शीघ्र ही सीख लेता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति कार्य को करने के लिए तैयार नहीं रहता या सीखने की इच्छा नहीं होती है तो वह झुंझला जाता है या क्रोधित होता है, वह सीखने की गति धीमी हो जाती है। अच्छा, तत्परता का नियम हमें यह बताता है इसमें कि जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी कार्य को करने के लिए अगर तैयार रहता है तो उस कार्य को करने में उसको आनंद आता है और वो कार्य जल्दी कर लेता है। इसके विपरीत क्या होता है, जब उसका मन नहीं होता है काम करने का तो या उसकी सीखने की इच्छा नहीं होती है तो वो झुंझला जाता है या क्रोधित हो जाता है और जिससे क्या होता है, सीखने की गति धीमी पड़ जाती है। यही तत्परता का नियम है। अब हम बात करेंगे अभ्यास के नियम की। अभ्यास का जो नियम है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसे बोला जाता है अंग्रेजी में, इस नियम के अनुसार व्यक्ति जिस क्रिया को बार बार करता है, जैसे कि अभ्यास मतलब होता है कि किसी भी क्रिया को बार बार करना, जैसे कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रतरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। तो जो अभ्यास का नियम है वो हमें ये बताता है कि इस नियम के अनुसार व्यक्ति जिस क्रिया को बार बार करता है उससे वो शीघ्र ही सीख जाता है तथा जिस क्रिया को छोड़ देता है या बहुत समय तक नहीं करता है वह उसे भूलने लगता है। चाहे कोई भी कार्य है, अगर कोई व्यक्ति उसे बार बार करेगा तो वो उसे सीख जाएगा और अगर वो उस क्रिया को करके छोड़ देगा तो वो भूल जाएगा। ये बताता है अभ्यास का नियम। जैसे गणित के प्रश्न हल करना, टाइप करना और साइकिल चलाना आदि। इसे उपयोग तथा अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। अभ्यास के नियम को क्या कहते हैं तो आप बताएंगे, उपयोग और अनुपयोग का नियम भी इसे कहते हैं, यूज एंड डिसयूज। ठीक है, आपको इसको अच्छे से सीखना है। अब हम बात करेंगे प्रभाव के नियम की, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये जो प्रभाव का नियम है वो इस प्रकार है। इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या सुख या संतोष मिलता है उन्हें वे सीखने का प्रयत्न करता है। अच्छा, जो प्रभाव का नियम है उसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति अच्छा प्रभाव पड़ता है तो ही वो उस कार्य को करेगा। ठीक है, सुख या संतोष मिलता है उन्हें वे सीखने का प्रयत्न करता है एवं जिन कार्यों को करने पर व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है उन्हें वे करना छोड़ देता है। मतलब कि प्रभाव का नियम में आपको प्रभाव याद रखना है। अगर प्रभाव अच्छा पड़ रहा है तो वो कार्य करेगा और नहीं पड़ रहा है तो नहीं करेगा। इस नियम को सुख या दुख, ठीक है, या पुरस्कार तथा दंड का नियम भी कहते हैं। प्रभाव के नियम को क्या कहते हैं, सुख दुख या पुरस्कार तथा दंड का नियम भी कहते हैं। अब जो थार्नडाइक है, इनके जो गौण नियम है वो हम जानते हैं। अब गौण नियम सेकेंडरी लॉ कौन कौन से हैं, बहु अनुक्रिया नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रीओपन्स। ठीक है ना। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि बहु अनुक्रिया जो नियम है उसके अनुसार व्यक्ति के सामने किसी नई समस्या के आने पर उसे सुलझाने के लिए वह विभिन्न प्रतिक्रियाएं करता है और हल ढूंढने का प्रयत्न करता है। जितनी भी उसकी प्रतिक्रिया होती है उन प्रतिक्रियाओं को हल ढूंढने का प्रयत्न करता है वो बहु अनुक्रिया नियम के अनुसार। वह प्रक्रियाएं तब तक करता रहता है जब तक समस्या का हल ना खोज ले और उसकी समस्या सुलझ नहीं जाती। ठीक है, इससे उसे संतोष मिलता है। थार्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी पर आधारित है। किस पर, बहु अनुक्रिया नियम पर ही आधारित है। प्रयत्न और जो भूल का सिद्धांत है जो थार्नडाइक महोदय का है वो बहु अनुक्रिया नियम पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है तो वह शीघ्र ही सीख लेता है। ये मानसिक मनोवृत्ति का नियम है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं रहता है तो उस कार्य को वह सीख नहीं सकेगा। मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का जो नियम है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति हो, सीखने के लिए अगर मानसिक रूप से वो तैयार है तो वह अच्छी तरह से जल्दी सीख लेगा और अगर वो तैयार नहीं है तो उस कार्य को वो नहीं सीख सकता है। अब हम बात करेंगे आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एनालॉजी। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं प्रयत्न एवं भूल के आधार पर करता है।
वह अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर आंशिक क्रियाओं की सहायता से समस्या का हल ढूंढ लेता है। ये आंशिक क्रियाओं की सहायता से समस्याओं का हल ढूंढना मतलब कि आंशिक क्रिया का नियम है। अब आता है समानता का नियम। अच्छा, जो समानता का नियम है उसे हम लॉ ऑफ एनालॉजी भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति पूर्व अनुभव या परिस्थितियों में समानता पाए जाने पर उसके अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने में मदद करते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है और गौर करना है कि जो समानता का नियम है, लॉ ऑफ एनालॉजी जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, इस नियम के अनुसार किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर अगर कोई भी समस्या आ जाती है तो व्यक्ति पूर्व अनुभव या परिस्थितियों में समानता पाए जाने पर उसके अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने में मदद कर लेते हैं। ये समानता का नियम है। अब हम बात करेंगे साहचर्य परिवर्तन का नियम। जो साहचर्य परिवर्तन का नियम है उसको लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग भी बोला जाता है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में या सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति भी करने लगता है। जैसे कुत्ते के मुंह से भोजन सामग्री को देखकर लार टपकने लगती है। ये साहचर्य परिवर्तन का नियम है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में या सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति करने लगता है, परंतु कुछ समय के बाद जो कुत्ता होता है वो भोजन के बर्तन को ही देखकर लार टपकने लग जाती है, मतलब जो कुत्ता है उसके मुंह से। ठीक है, तो ये क्या है, साहचर्य का नियम है। अब हम बात करेंगे सीखने के सिद्धांत। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कुत्ते के मुंह से भोजन सामग्री को देखकर लार टपकने लगती है, परंतु कुछ समय के बाद भोजन के बर्तन को ही देखकर लार टपकने लगती है, तो ये साहचर्य के नियम के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे सीखने के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। सीखने के जो सिद्धांत हैं वो आपके निम्न प्रकार से हैं। अच्छा, अब हम जानते हैं व्यक्ति के व्यवहार की प्रक्रियाओं में सीखने का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये आप सभी जानते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन पशुओं एवं व्यक्तियों पर किया। किस पर किया? पशुओं और व्यक्तियों पर। उनके विचार एवं मत ही सीखने के सिद्धांत कहलाए हैं। सीखने के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अब जो सीखने के सिद्धांत है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये इस प्रकार हैं। सीखने के जो मुख्य सिद्धांत हैं उसमें सबसे पहले आता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंडीशनड रीओफेंस बाय पावलोव। अच्छा, अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो पावलोव ने दिया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, ये दिया स्किनर ने। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया ये किसने दिया, तो आप याद रखेंगे थार्नडाइक ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये आपका दिया कोहलर ने। कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, ये किसने दिया, तो ये कर्ट लेविन ने दिया, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बार और मैं सभी के नाम बता देता हूँ ताकि सीखने के अगर सिद्धांत आए तो आप उसे तुरंत कंप्लीट कर दें, इसमें ये आएगा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत स्किनर ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो थार्नडाइक ने दिया। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया। कर्ट लेविन का सिद्धांत ये लेविन ने दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि इस पाठ्यक्रम में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें मुख्य चीजें क्या है, पावलोव, कोहलर और थार्नडाइक का सिद्धांत। एमपीटीईटी में क्लियर लिखा हुआ है पावलोव, कोहलर एवं थार्नडाइक के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या बताइए और सिद्धांत बताइए। तो एमपीटीईटी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस बात को गौर कर लें कि हमें ये अच्छे से सीखना है। ठीक है, अतः उनके सिद्धांतों का ही उल्लेख इसमें किया जा रहा है। अब हम ध्यान रखेंगे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में पावलोव ने किया। ठीक है, उसने अनुबंधित क्रिया को समझाने के लिए कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। ठीक है, पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया, तो आप बताएंगे कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। प्रारंभ में भूखे कुत्ते के मुंह में भोजन देखकर लार आ जाना स्वाभाविक क्रिया होती है। ठीक है, पावलोव में प्रयोग के प्रारंभ में कई दिनों तक खाने के साथ घंटी बजाकर खाना दिया। अच्छा, पावलोव ने क्या करा कि प्रयोग के प्रारंभ में कई दिनों तक खाने के साथ घंटी बजाकर खाना दिया। खाना प्लस घंटी, अब आपको ध्यान रखना है ये प्रयोग कई दिनों तक दोहराने पर पाया गया है कि खाना एवं घंटी में संबंध उत्पन्न हो जाता है एवं स्वाभाविक क्रिया लार टपकना होती है।
ये स्वाभाविक क्रिया क्या होती है? लार टपकना। इसके बाद केवल घंटी बजाई परंतु खाना से हाथ में नहीं दिया। इससे ये पाया गया कि कुत्ता स्वाभाविक क्रिया मतलब कि जो लार टपकाता है, इस प्रयोग को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करा उन्होंने? उत्तेजक और एक तरफ है अनुक्रिया। उत्तेजक वो होता है जो किसी भी प्रकार की चीज़ों में उत्तेजना उत्पन्न कर देता है। उत्तेजक में आपको ध्यान रखना है कि भोजन और स्वाभाविक उत्तेजक है ये, ठीक है। स्थिति क्या है? अनुबंध से पूर्व, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अनुबंध के पूर्व तो लार टपकना जो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। इसके बाद में अनुबंध के बिना जब वो ध्वनि सुनता है तो ये स्वाभाविक क्रिया होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा स्थिति। अनुबंध की अवधि में क्या होता है? भोजन और घंटी बजाना। ये स्वाभाविक और कृत्रिम उत्तेजक है और उसकी जो पुनरावृत्ति इसमें होती है, ठीक है। और स्वाभाविक क्रिया क्या करता है? कुत्ता लार टपकाने लग जाता है। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि मनुष्यों और पशुओं के व्यवहार को सुधारने व परिमार्जन में महत्वपूर्ण सिद्ध ये सिद्धांत होता है। इसके अलावा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस प्रयोग में जो अनुक्रिया होती है वो क्या होती है? सबसे पहले तो जो घंटी बजाता है और उसके जो खाने को सामने रखता है तो उससे वो क्या करता है? लार टपकाने लगता है कुत्ता। अब कई बार क्या होता है कि सिर्फ घंटी ही बजाता है, उसके बाद में वो स्वाभाविक क्रिया उत्पन्न कर देता है, ठीक है, उत्तेजक के रूप में। अब आपको इसके बाद में ध्यान रखना है सिद्धांत। अस्वाभाविक कृत्रिम उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना अनुकूलित अनिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, मिठाई की दुकान को देखकर बच्चे के मुंह से लार टपकने लगता है, ये इसमें हम पाते हैं। अब आता है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मनी के गेस्टाल्टवादी हैं, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। अब सूझ और अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसे क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है। इस प्रकार वे अपनी सूझ के कारण करता है। इस संबंध में अनेक प्रयोग किए जा चुके हैं, जिनके सबसे प्रसिद्ध प्रयोग कोहलर के हैं, ठीक है। सूझ और अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है कोहलर का है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब कोहलर ने क्या प्रयोग किया ये जानते हैं। कोहलर ने एक भूखे चिंपांजी को एक कमरे में बंद किया। कमरे की छत में से कुछ केले इस प्रकार टांग दिए कि वे चिंपांजी की पहुंच के बाहर थे। कमरे में कुछ दूरी पर 3-4 खाली बक्से भी रखे गए। चिंपांजी ने उछलकर केले लेने का प्रयास किया पर सफल नहीं हुआ। कुछ समय पश्चात फर्श पर रखे खाली बक्सों को देखकर उनको केले के नीचे खींचकर उस स्थान पर चढ़ गया। केले प्राप्त कर लिए। ये उसकी सूझ ही है जिसने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता दी। चिंपांजी के समान बालक और व्यक्ति भी सूझ द्वारा सीखते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो चिंपांजी है उस पर प्रयोग किया है कोहलर ने, ठीक है। चिंपांजी के समान बालक और व्यक्ति भी सूझ द्वारा सीखते हैं, सूझबूझ द्वारा। यही किसका सिद्धांत है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। अब आता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ये किसने दिया? तो थार्नडाइक ने दिया है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। किसी भी कार्य को व्यक्ति एकदम नहीं सीख पाता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति प्रयत्न करता है और कठिनाइयाँ आती है तथा गलतियों व भूलें भी करता है। लगातार कोशिश करते रहने से भूलें व गलती कम हो जाती है, इसलिए इस सिद्धांत को प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब कि लगातार कोशिश करने से क्या होता है कि जो भूलें और गलतियां हैं वो कम हो जाती है, जिसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं, जो थार्नडाइक ने दिया है। अब इन्होंने भूखी बिल्ली के ऊपर ये प्रयोग किया, ये ध्यान रखना है। थार्नडाइक ने इस सिद्धांत का परीक्षण भूखी बिल्ली पर किया। उसने प्रयोग में भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़े का दरवाजा एक खटके के दबने से खुलता था। उसके बाहर भोजन रख दिया। बिल्ली ने भोजन उद्दीपक को देखकर प्रतिक्रिया आरंभ की। उसके अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से उसका पंजा खटके पर अड़ गया और दरवाजा खुल गया। थार्नडाइक ने इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। अंत में एक समय ऐसा आ गया जब बिल्ली किसी प्रकार की भूल न करके खटके को दबाकर पिंजरे का दरवाजा खोलने लगी। इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध में स्थापित हो गया।